के प्रायोजक हैं। Rankar, an exquisite jewelry collection inspired by Ran of Kutch, जिसके कण कण में है कारीगरी। Reliance Jewels। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा है खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम बात करेंगे, देश में भीषण गर्मी पड़ रही है, साथ ही बिजली के संकट की आशंका बढ़ती जा रही है। एक तरफ बिजली की बड़ी मांग तो दूसरी तरफ बिजली घरों में कोयले की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर बात हो रही है। क्या केवल कोयले की कमी के चलते बिजली गुल हो सकती है या इस तरीके की स्थितियां आने वाली है? इसके पीछे और भी कुछ वजह हैं। गर्मियां शुरू होती हैं, बिजली का संकट गहराने लगता है और इसी पर आज हमारी चर्चा को खास बनाएंगे। इससे पहले देखिए ये एक खास रिपोर्ट। लोगों की मुश्किलें दूर नहीं हो रही है, हर तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में पहले ही कोरोना की आशंका से सहमे लोगों के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। कई राज्यों में बिजली संकट गहराने की आशंका और भी बढ़ गई है। बिजली की जितनी मांग है उसके अनुरूप संयंत्रों में कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। इस समय के आंकड़े कह रहे हैं कि देश भर में कुल बिजली की कमी 623 बिलियन यूनिट तक पहुंच गई है। पंजाब, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे कई राज्यों में बिजली का संकट बना है। बिजली संकट के साथ राज्यों में सियासत भी चल रही है। बिजली की कमी को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बिजली की मांग 22,000 मेगावाट से ऊपर पहुंच गई है, जबकि अधिकतम आपूर्ति 19,250 मेगावाट तक है। और वहीं राजस्थान सरकार का ये कहना है कि सरकार एक यूनिट के लिए 15 रुपए तक देने को तैयार है, लेकिन उसे बिजली नहीं मिल पा रही है। राज्य में कई जगह बिजली की कटौती करनी पड़ी है। कोयले की खदान वाले झारखंड इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहा है। गर्मी से झुलसते मौसम में बिजली की इस मार के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। इसका असर उद्योग व्यापार पर भी पड़ रहा है। कोयले की कमी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उन्होंने कोयले की कमी की आशंका को लेकर पहले ही केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी। सवाल ये भी उठ रहा है कि कोयले के पर्याप्त उत्पादन और भंडारण के बावजूद कोयले की कमी बनी हुई है। ऊर्जा विशेषज्ञ इसकी वजह बताते हैं कि कोरोना के बाद बाजार उद्योग की तरफ से बिजली की तेजी से मांग बढ़ी। साथ ही कोयला क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश होना भी इसका कारण रहा है। साथ ही कोयला कंपनियों का बकाया भुगतान नहीं होने से भी समस्या खड़ी हुई है। उधर केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि थर्मल पावर प्लांट में अभी भी 21 मिलियन टन कोयले का स्टॉक जमा है। कोल इंडिया को मिलाकर भारत के पास अभी 30 लाख टन कोयले का स्टॉक है। अभी तो टास्क के स्तर पर कोयले की कमी का असर नहीं है। किसी स्तर पर बिजली का ये संकट रूस यूक्रेन युद्ध से भी जुड़ा है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश शुक्ला जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विनोद शर्मा जी आपके पास आऊंगा क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ, सारी चीजें देखते आ रहे हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है वैसे ही कहाँ गई बिजली, तो दोनों अर्थ है इसके, कहाँ गई बिजली या कहाँ गई बिजली। कैसे आप देखते हैं, उसके क्या कारण है कि गर्मी की शुरुआत होती नहीं है और बिजली बिजली शुरू हो जाती है? जी जी जी, धन्यवाद आपका। आपने मुझे आज इस महत्वपूर्ण शो में अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो गर्मी की भीषण जो इस समय तपन चल रही है अप्रैल के महीने में, उससे अचानक बिजली का डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन उत्पादन में उस तरह से वृद्धि नहीं हो रही है जिस तरीके से डिमांड हो रही है हर साल। इस बार स्थिति इसलिए बिगड़ी है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें सबसे बड़ी बात यह आई है सामने कि
वहां से कोयला आयातित किया गया है। जो कोयला 100 से 300% महंगा मिला है, और उसके साथ साथ उसकी सप्लाई में भी कमी है, इतनी सप्लाई नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए थी। इससे बिजली की जो कॉस्ट है उस पर 30 से 40% की बढ़ोतरी भी हुई है। जो सीधे सीधे मैं अगर पूरे देश के आंकड़े पर आऊं तो मैं आपको एक बात जानकारी दे दूं कि 155 ताप बिजली घरों में इस समय 105 में क्रिटिकल स्थिति है। यानी क्रिटिकल स्थिति का मतलब जहां पर 25% से कम कोयला का स्टॉक है, बचा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोयला स्टॉक कम क्यों है, क्योंकि रेलवे की रैक नहीं पहुंच पा रही है। अगर हम राज्यवार आंकड़ा लें तो मैं थोड़ा सा आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए डाल दूं जी कि इस समय कोयले की स्थिति देश भर में क्या है। पश्चिम बंगाल में इस समय 5% बचा है, तमिलनाडु में 7% है, ये आंध्र प्रदेश में 11% है, और महाराष्ट्र और एमपी में 14% के करीब कोयला बचा है। कर्नाटक में 16% है, यूपी में 19% है, और गुजरात में 23% के करीब है। मतलब जबकि 25% मिनिमम होना चाहिए कोयला का स्टॉक। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 मिलियन मीट्रिक टन कोयला चाहिए देश भर में। इस समय 16.4 की सप्लाई हो रही है, उसमें भी रेलवे की रैक समय पर नहीं पहुंच पाने के कारण विभिन्न राज्यों में कोयले का संकट बना हुआ है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय जो अनपरा बिजली घर है वहां पे 40,000 मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता है, जो सप्लाई सिर्फ 28,700 के करीब हो रहा है। तो जो गैप है, एक तो कोयले का संकट है, दूसरा डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं हो पा रही जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है। हम एक तरफ देश में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इंडस्ट्री जब आएंगी तो उसमें बिजली की खपत जरूरी है, साथ ही नए नए एरिया विकसित हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से गर्मी की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए थी। इस वजह से ये सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, और इसमें कहीं ना कहीं केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपसी विश्वास की कमी है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल है, बहुत सारी चीजें हैं। और विनोद जी, ये बहुत सारे डाटा भी आपने दे दिए। राकेश शुक्ला जी, अगर आप देखें लगातार कोयले की बात को भी कह रहे हैं, उसके अलावा और भी चीजें बताई जा रही हैं, लेकिन राकेश जी कभी ये बात नहीं होती कि जो लगातार अवैध बस्तियां, जनसंख्या, ये सब जो विस्फोट हो रहे हैं, यहाँ भी बिजली जा रही है ना, वो फ्री की बिजली, उधर चली गई बिजली, तो वो जो गुणा भाग है वो गड़बड़ाता है। जब तो नेता अपने वोट के लिए हर जगह उस तरीके की स्थितियां, परिस्थितियां पैदा कर देते हैं कि जहां वास्तव में बात होनी चाहिए, और कहते हैं कि नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो ये बात है, तो इसे लेकर आप क्या कहेंगे कि ये भी तो एक कारण है? देखिए संजय जी, एकदम आपने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ देश में जो एक मुफ्त की व्यवस्था का चलन तेजी से बढ़ रहा है, मुझे लगता है वो हमारे समाज जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से हम जो आपूर्ति कर रहे हैं मुफ्त में, उसकी कीमत तो चुकानी पड़ती है। आप अभी पिछला आंकड़ा यदि आप देखेंगे तो देश में जो बिजली जहाँ से ली जाती है और बिजली लेने का जो भुगतान होता है, उसमें राज्य सरकारों की तरफ से भुगतान नहीं देने वालों में जो सबसे पहला राज्य था वो था बिहार, दूसरे नंबर पर था उत्तर प्रदेश। बिजली वहाँ इसी तरह से जा रही थी, बिजली की चोरी थी, झुग्गी झोपड़ियों में जा रही थी, लोग अपना कटिया फंसा के बिजली ले रहे थे, लेकिन बिजली जो आ रही थी उसका भुगतान तो राज्य सरकार को करना ही था। ये भी सही है कि कोरोना के कारण बहुत सारी जगहों पर जो आपका औद्योगिक इकाइयाँ थी वो बंद पड़ी हुई थी। कोरोना जैसे जैसे धीरे धीरे कम हो रहा, उसी हिसाब से औद्योगिक इकाइयाँ अब फिर से चलने की स्थिति में आ रही हैं। तो एक बिजली की मांग बढ़ने का एक प्रमुख कारण ये भी है। और बिजली की हमारे यहाँ भारत में एक नया प्रयोग किया गया वैकल्पिक ईंधन, वैकल्पिक ऊर्जा का, और उसके लिए विंड और सोलर, ये दो प्रकल्पों पर खास फोकस करके काम किया गया है। लेकिन अभी भी हमारी जो निर्भरता है वो 70% निर्भरता अभी भी थर्मल पावर पर है। लेकिन थर्मल पावर की जो कहना चाहिए अपग्रेड करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं देरी होती है।
उस पे अनदेखी होती है और उस कारण से भी हमारा बिजली उत्पादन बहुत हद तक प्रभावित होता है। जहाँ तक कोयले की बात है, तो कोयला संकट को लेके आप अभी 1 साल पहले भी एक इसी तरह की खबर आई थी कि हमारे यहाँ कोयले का भंडारण समाप्त हो चुका है और राज्यों के पास भी राज्यों के पास जो बिजली संयंत्र हैं, उनके पास भी कोयला की आपूर्ति बहुत कम है और जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन शून्य होने की स्थितियाँ आ सकती हैं। लेकिन वो नौबत नहीं आई। अभी कल ही मैं सुन रहा था कि हमारे कोयला मंत्री कह रहे थे कि जो थर्मल पावर है उनके पास 2 करोड़ टन कोयले का भंडार है और उनका ये कहना है कि साप्ताहिक और 10 दिन के हिसाब से ही भंडारण किया जाता है और 7 करोड़ टन कोयले का भंडार जो है वो आपके सरकार के पास है, कोल इंडिया और सरकार के पास है। इस तरीके से हम देखें तो ये आंकड़ा बताता है कि 5 मई तक का भंडारण अभी आपके थर्मल पावरों के पास है और उसके बाद जो 7 करोड़ टन कोयला इनके पास है वो 7 करोड़ टन आगे जाके आपके 15 से 20 मई तक की स्थितियों को दर्शाता है। यदि हम इस आंकड़े को देखें तो लगता है कि 15-20 मई तक अभी कोयले का इतना बड़ा संकट नहीं है जितना बड़ा संकट हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ये सच्चाई है कि बिजली की आपूर्ति बढ़ेगी और आने वाले समय में अभी अप्रैल का महीना है और आप खुद ही देख रहे होंगे कि इस बार जो गर्मी का सीजन है वो थोड़ा सा देरी से आया है, इसलिए अप्रैल तक खिंच गया। नहीं, देश में मार्च से ही अपनी गर्मी अपनी भीषण स्थितियों में आ जाती है। तो मई जून तक बिजली की आवश्यकताएं बढ़ेगी और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार के सामने चुनौती ये होगी कि थर्मल पावर, विंड और सोलर इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करके उस आपूर्ति को कितना बेहतर तरीके से कर पाती है। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ झारखंड से डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से हमारे साथ नरेंद्र सेठी जी हैं। नरेंद्र सेठी जी, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश और वहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की स्थितियाँ देखने को मिल रही थी, लेकिन वहाँ ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री आगे आकर कह रहे थे कि ऐसी स्थितियाँ नहीं है जैसी दर्शाई जा रही है। तो ये जो दिखावा किया जा रहा है, क्या वास्तव में दिखावा है या वास्तव में एक संकट है? उसके अलावा उत्तराखंड में एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि वहाँ पर कुछ पावर जो प्रोजेक्ट थे, जो हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट थे, वो भी बंद हुए। एक तरफ आप कहते हैं कि ऊर्जा नहीं आ रही, दूसरी तरफ आप बहुत सारे बहाने लगाकर जो और जहां से बन सकती है ऊर्जा वहां पर बहुत सारी चीजें कर देते हैं। ये भी बहुत सारे सवाल हैं उसे लेकर भी उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो वास्तव में चलने की स्थितियों में आ सकते थे, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कुछ कहकर एक विशेष तरीके का अभियान चलाकर बंद करवा दिया गया। तो संकट तो आएंगे फिर इस तरीके से जब आप चीजें चलने नहीं देंगे, और हर चीज में कमियां कहां नहीं है। अगर नरेंद्र जी आप बात करें तो क्या सारी चीजें ही सही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। तो उत्तराखंड को लेकर आप क्या कहेंगे जी? जी संजय जी, बहुत अच्छा अभी मैंने सुना विनोद जी को और राकेश शुक्ला जी को। तो इन्होंने बड़ा सारगर्भित तरीके से पूरी तस्वीर रखी है, पूरे देश की तस्वीर रखी है। मैं थर्मल, हाइड्रो और जो पन बिजली है, इन तीनों के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ये प्रकाश डालना चाहूँगा कि जैसा कि विनोद जी ने बताया कि हमें इस वर्तमान में जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो 22 मिलियन टन की है और जो हमारे पास पूर्ति है वो 16 की है। तो 8 मिलियन टन का जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा है कि वो एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन इस पर चिंता ना करते हुए अगर हम ये देखें कि उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड अपने आप में ऊर्जा प्रदेश है। यहाँ पे रन ऑफ द रिवर पे बहुत सारी बिजली की परियोजनाएं बनाकर चल भी रही हैं और कुछ सरकार की अकमरणीयता के कारण वो बंद हुई हैं। और एक जैसे लखवाड़ ब्यासी परियोजना है और यहाँ पे जल विद्युत परियोजना है, उसकी नींव तो रखी गई 50 साल पहले, लेकिन आज भी वो अपने उद्घाटन को इंतजार कर रही है। तो सरकारें उत्तर प्रदेश की भी आई, केंद्र की भी रहीं और उसके बाद 22 साल उत्तराखंड को भी हो गए, लेकिन मुझे लगता है इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ नहीं रही कि वो इन परियोजनाओं को एक सिरे से चालू कर सकते। और जबकि थर्मल से कई गुना सस्ती पड़ती है हाइड्रो बिजली। और इसके अलावा हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में धूप होती है और धूप से हम लोग सोलर बिजली बना सकते हैं। सोलर एक वैकल्पिक रूप में इसकी पूर्ति कर सकती है, जिससे ईंधन भी बचेगा, जिसको कि हम बिजली में उपयोग कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति की तभी संभव है जब हमारा ध्यान अलग चीजों से, इनसे अलग हटेगा। किन चीजों से हटेगा? जब सरकार हमारी अस्थिरता के दौर से गुजरेगी, नेतृत्व परिवर्तन होते रहेंगे, और कैसे जोड़ तोड़ की राजनीति से हमने अपनी जितनी ऊर्जा हमारी लगनी चाहिए उसमें बिजली उत्पादन में, वो ऊर्जा हमारी खर्च हो रही है बिजली खरीदने में। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रदेश को देश को बिजली बेचनी चाहिए थी, वो आज बिजली खरीद रहा है। और कितने की बिजली खरीद रहा है? 390 करोड़ रुपए की बिजली प्रति माह खरीद रहा है। तो आप ये सोचिए कि जिस प्रदेश के ऊपर 77,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो, अगर वो सिर्फ यहां बिजली उत्पादन से बाकी प्रदेशों को बिजली बेचनी शुरू कर दे, तो मुझे लगता है कर्ज तो उतरेगा ही उतरेगा, लेकिन आत्मनिर्भरता से आप सोचिए उसके अंदर एक आत्मबल ऐसा आएगा कि यहां सरकार चलाने का मुखिया भी जो कुछ है, प्रोजेक्ट उसको भी बंद कर दिए लगेगा गए, कि मैं देश को NGT ने कुछ अपना बेस्ट दे रहा हूं। बंद इसलिए करे गए, पहले वो प्रोजेक्ट्स जेपी के पास थे, उन्होंने हस्तांतरित करके एनएचपीसी को दे दिए सिंचाई विभाग के साथ में, उसके बाद फिर उनको दूसरी कंपनी को दे दिए गए। तो जब आप स्थायित्व की कोई बात नहीं आएगी और बार बार आप परिवर्तन करते रहेंगे किसी चीज को, तो उसको नए सिरे से दोबारा डीपीआर तैयार करनी पड़ती है। नारायण दत्त तिवारी ने इच्छा शक्ति दिखाई थी, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने दिखाई 2012 में, लेकिन इसके साथ इच्छा शक्ति दिखाने के साथ जिन परियोजनाओं में, जैसे 82 जल विद्युत परियोजना है, 300 मेगावाट और 200 मेगावाट वहां पे बिजली उत्पादन बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है तैयार होने को, लेकिन वहां विस्थापितों का मुद्दा ही नहीं खत्म हुआ अभी। तो हम जिस संकट में से जूझ रहे हैं, मेरा कहना सिर्फ ये है, जैसे बहुत अच्छी बात बताई अभी हमारे राकेश शुक्ला जी ने बताई, जैसे कि हम थर्मल के ऊपर 70% निर्भर करते हैं। अगर हम ऊर्जा प्रदेश में यहाँ पे हाइड्रो बिजली को पूरे फुल स्विंग में लेके आ जाएंगे, तो ये वाली 70% जो रिक्वायरमेंट है ये घट के 60% पे आ जाएगी, जो अपने आप में एक इतनी बड़ी उपलब्धि होगी, ताकि हमें बाकी देशों की ओर मुंह ताक के नहीं देखना पड़ेगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत सारी चीजें हैं। डॉक्टर इंदुकांत जी, क्योंकि झारखंड की बात हो रही है, कोयले की बात हो रही है, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जान सकता है, क्या कहेंगे आप इस बिजली संकट पर? ये दिखावा हो रहा है या फिर दोबारा से ऊर्जा, पावर, क्योंकि ऊर्जा वैसे भी ऊर्जा पावर में आती है और पावर राजनीति की पावर भी आती है, तो दोनों चीज को ये बैलेंस करती है, कहीं ना कहीं दिखाती है कि मेरे में भी पावर है और तेरे में भी पावर है, तो इसलिए चलो इसी पर कुछ पावर खेलने, कुछ ऐसा चल रहा है जी? बातें कहीं संजय जी, देखिए मुख्य मुद्दा ये है कि झारखंड में खास तौर से मैं आपको बताऊं जी कि पूरे देश का 3/4 कोयला आप जानते हैं कि यहाँ उत्पादित होता है जी, और अभी भी हमारे देश में सबसे अधिक थर्मल पावर ही प्रोड्यूस होता है और पूरे देश को सप्लाई होता है जी। एक बड़ा अच्छा काम किया था पिछले, देखिए 2000 में उत्तराखंड के साथ और छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड का निर्माण हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जितनी जबरदस्त ढंग से राजनीतिक अस्थिरता रही कि कभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स पर स्थायी भाव से, स्थायी ढंग से काम नहीं हो सका। पिछली सरकार जो थी 2015 से 2020 तक, लगभग 2019 से 2014-2019 तक रघुवर दास की, उस दौरान उन्होंने पावर प्रोजेक्ट से बहुत सारे काम किया। जैसे आपको बताऊं कि वाजपेयी गवर्नमेंट में नॉर्थ कर्णपुरा का जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, लेकिन तमाम विवादों में उसको डाल करके 10 साल तक वो ठंडे बस्ते में रहा, और अल्टीमेटली फिर से जब मोदी गवर्नमेंट आई सेंटर में, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट को चालू कराया और वो चालू हो जाएगा तो पावर सरप्लस स्टेट हो जाएगा झारखंड। इसके अलावा देखिए गोड्डा में अडानी का पावर प्रोजेक्ट है, उसमें केवल पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट तैयार है। कल ही यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने चिट्ठी लिखी है हेमंत सोरेन जी को कि जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो उन्होंने अपने समय में चालू कराए थे, जिनके फाउंडेशन स्टोन रखे गए, तो लगभग तैयार है, जैसे अडानी का प्रोजेक्ट। अब उसमें जो एक एग्रीमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट से प्रोडक्शन के लिए, उस एग्रीमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट उनको टाइम नहीं दे रही है प्रॉपरली। उसका परिणाम यह है कि 800 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगभग तैयार है, वहां अगर प्रोडक्शन होता तो अभी देखिए स्टेट में लगभग 1000 मेगावाट का डेफिसिट हो रहा है। 23 से 2400 मेगावाट की जरूरत है, 1200 से 1300 का अरेंजमेंट हो पा रहा है स्टेट में, और अपना उत्पादन स्टेट का मुश्किल से 500-600 मेगावाट है। ये जब पिछली 5 सालों में पतरातू पावर प्रोजेक्ट के लिए, अडानी के पावर प्रोजेक्ट के लिए, नॉर्थ कर्णपुरा के लिए, इसके अलावा हजारीबाग में एनटीपीसी के प्रोजेक्ट के लिए तमाम काम शुरू हुए थे, अगर उनपे तेजी से काम होता
तो 2024 तक टारगेट है इस स्टेट को पावर सरप्लस बनाकर पावर यहां से बेचा जा सकता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना की बात करके बहाने करके तमाम प्रोजेक्ट्स में डिले किया है, कराया है। अब इसके पीछे उनकी नीति और नियति क्या है ये तो वही बेहतर जानेंगे। लेकिन हालात यह है, मैं संजय जी आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास परचेस करने के लिए सेंट्रल पूल से उन्हें पावर अवेलेबल है, लेकिन परचेस करने के लिए फंड्स नहीं है। और आनन फानन में फंड्स अभी 3 दिन पहले से स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज किया। अब इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे पावर सप्लाई की स्थिति बेहतर होगी और बाकी जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उन पे अगर काम में रुचि लेगी स्टेट गवर्नमेंट, तो जितने पावर प्रोजेक्ट पे काम किया गया है आप ये मान के चलिए कि अगर वो अपने लाइन पे होते तो 2024-25 तक यहाँ पे लगभग 2000 से 3000 मेगावाट पावर सरप्लस पैदा होता और यहाँ से बेचा जाता डिफरेंट प्रोजेक्ट से। तो अब इन पे स्टेट गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि देखिए कि जो सारे जो आपने कहा ना कि पावर का खेल, जो स्टेट पूरे देश को पावर के लिए कोयला देता है, पावर देता है, वो स्टेट अगर पावर डेफिसिट पे हो, राजधानी रांची में आज घंटों घंटों अघोषित पावर कट्स हो रहे हैं, जहां सेक्रेटरीज रहते हैं, जहां मिनिस्टर्स रहते हैं, लेकिन सरकार के कोई भी अधिकारी ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते संजय जी। नहीं, बिल्कुल यही बहुत सारी चीजें हैं, इसी पर तो बात हो रही है आज की। और हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी भी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश जी, सभी लोगों का आपने सुना, सभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सभी अलग अलग जगह से हैं। क्या कहेंगे आप कि आखिर माजरा क्या है? देखिए, जब बीजेपी के यहाँ पे धरना प्रदर्शन होता है तो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उधर कांग्रेस के गवर्नमेंट जहाँ वहाँ पे धरना प्रदर्शन बीजेपी करती है वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत कोई नहीं है तो फिर बिजली कहाँ गई? वो बिजली कहाँ गई? मतलब दोनों चीज़ें, मैं फिर कह रहा हूँ, बिजली कहाँ गई? बिजली तो है। संजय जी, जैसे कि आप मैंने सुना, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही लोगों ने, किसी ने पॉजिटिव करी, किसी ने नेगेटिव कहा। हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि देश हर भारतीय को अपने देश के प्रधानमंत्री पर पूरी तरह से विश्वास है कि वो उनके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। रही बात बिजली संकट की, तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी शुक्ला जी ने ही बताया था, वो कह रहे थे 1 साल में, 6 महीने नहीं होंगे इस बात को। 6 महीने पहले ये बात फैलाई गई थी देश में कुछ लोगों के द्वारा, जो हमारे देश में एक विशेष ग्रुप है जो केवल नेगेटिव बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं। उनके साथ कुछ टीवी चैनल वाले भी हैं जो नेगेटिव बातें करके गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं सबके द्वारा 6 महीने पहले ये अफवाह फैलाई गई थी 4 दिन का कोयला रह गया है देश में, 4 दिन के बाद सब अंधेरा हो जाएगा, किसी के पास लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। भाई 6 महीने तो मुझे हो गए देखते देखते, अभी तक तो कोई संकट आया नहीं। आपने भी देखा होगा और यहाँ पर जो पत्रकार महोदय बैठे हैं सारे, उन्होंने भी देखा होगा। तो देखिए उस समय, हाँ मैं मानता हूँ कोयला की शॉर्टेज होती है समय से, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे जहाँ कोयला बनता है बारिश ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से मतलब कोयला की कमी हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, कोयला का रेट बढ़ जाता है, उससे कमी हो जाती है। ठीक है, कमियां होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पैनिक फैलाएं। आप लोगों को एक वो दिखाते हैं, हुआ होता है ना, कि गांव में कहते थे बच्चे से भेड़िया आ जाएगा, डरना जाना मत, तो बच्चा डर जाता था, बच्चा हमेशा डरा हुआ रहता था, उसने देखा ही नहीं कि भेड़िया होता क्या है। तो उसी तरह का एक पैनिक हमारे देश में फैलाने वाले कुछ लोग हैं जो फैला रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से हर भारतीय से ये प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं, किसी के बहकावे में ना आए। हमारे देश में कोई संकट नहीं आने वाला, देश बहुत अच्छे हाथों में है। हमारे देश जो मोदी सरकार है, देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, ये देश का हर नागरिक जानता है। तो और ये बताओ, कोयला की बात अगर बात कह रहे थे अभी यहाँ पर, तो कोल इंडिया के अधिकारियों ने ये स्वीकार किया है कि उनके पास अभी लगभग ये लगाइए कि 72.5 मिलियन टन उनके पास पड़ा हुआ है, कोयला इन्वेंट्री है, और डे टू डे जो है सप्लाई हो रही है थर्मल प्लांट को। तो ऐसी आने वाले समय में अभी तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं और ना हो आने वाले समय में। इस बात से आप चिंतित, मतलब आप इसकी चिंता छोड़ दें कि बिजली कटेगी, बिजली कहीं जाएगी। जहां जहां कमी हो रही है, अभी एक पत्रकार साहब बोल रहे थे गर्मी की वजह से खपत ज्यादा होती है, ये बात भी सही है। भाई गर्मी जैसे आती है तो बिजली खपत भी ज्यादा होती है, लेकिन उसकी जो है सुविधा जो है उसके राज्य सरकारों के हाथ में होनी चाहिए। राज्य सरकारों को भी कुछ जिम्मेदारी होती है। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने सभी अधिकारियों से पूरा तलब किया
कि भाई कहाँ बिजली की कटौती हो रही है, कहाँ फालतू में बिजली जा रही है। तो उन सबकी एक जांच मतलब मंगाया है पूरा रिपोर्ट, उसके आधार पर अब कार्रवाई होगी, ठीक है। लेकिन जहां बीजेपी सरकार नहीं है उन राज्यों में क्या हो रहा है आप देखिए, वहां केवल पैनिक फैलाया जा रहा है। अरे भैया कोयला नहीं है, कोयला खत्म हो रहा है, बिजली नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरे देश में बिजली आएगी, बिजली रहेगी, सब उजियारे में रहेंगे, किसी के घर में अंधेरा नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार है, देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है, किसी के घर में अंधेरा नहीं होने दिया जाएगा। जी अवधेश जी, नहीं बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए और देश में बिजली संकट आना भी नहीं चाहिए। और पैनिक की बात है, पैनिक फैलाने वाले कौन लोग हैं ये आपको भी पता है, और कौन लोग उस पर आगे बढ़ते हैं वो भी सबको पता है। जी बिल्कुल। पिछले 6 महीने पूर्व जो कुछ टीवी चैनल वालों ने बहुत बड़ा ये बनाया था नेगेटिव थॉट, अरे बिजली नहीं है, 4 दिन का कोयला रह गया है, उसमें अवधेश जी बहुत सारे नेताओं का योगदान था। तो जब नेता बोलना शुरू कर रहे थे तो मीडिया दिखाना शुरू कर रही थी, तो इस पे भी कुछ बात होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें मीडिया पर डाल दी जाएगी तो क्या अपने से तो कोई बनाता नहीं, आप कुछ बोलेंगे हम दिखा देंगे। नहीं सारे के नहीं कह रहा मैं, जैसे आप दिखाते हैं, आप एक पॉजिटिव थॉट के साथ समाचार दिखाते हैं, उससे लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती का चलाते हैं अपना प्रोपेगेंडा, नहीं ये होना है, ये होना। अरे भाई एक बात बताइए, आपको क्या मिल जाएगा? एक गरीब आदमी यदि परेशान होगा, जो रोजमर्रा की रोजगारी कर रहा है, बेचारा रोटी खा रहा है, वो एकदम घबरा जाएगा। इसी तरह से कोविड में लोगों ने पैनिक फैलाया था, ऑक्सीजन खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। मतलब ये लोग जो है ना, इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये केवल अपनी राजनीति से मतलब है। किसी तरह से इनकी राजनीति चमके, किसी तरह से ये राजनीति में आए, फिर देश को लूट कर खाएं, यही इनका एक प्रोपेगेंडा चलता है और कुछ नहीं है। नहीं, यही पावर गेम है, इसे कहते हैं पावर का खेला। चलिए ब्रेक के बाद आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि चर्चा बड़ी अहम है, बात बिजली की है। मैं विनोद शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा कि बात बिजली की है। अगर आप देखें एक पिछले 2 साल से विनोद शर्मा जी कोविड को लेकर हर कोई परेशान था, बहुत सारे उद्योग बंद भी हुए, लेकिन अब क्योंकि धीरे धीरे कर सभी उद्योग खुल गए हैं और नए उद्योग भी आए हैं, तो ऐसे में उद्योग नए लग रहे हैं, कॉलोनियाँ बस रही है, जनसंख्या विस्फोट पूरा चल रहा है, तो जो मांग है वो बढ़ रही है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो वही है जो पहले से होता आ रहा था। तो ऐसे में जो वैकल्पिक ऊर्जा जिसकी बात राकेश जी ने भी की, सौर ऊर्जा या पन ऊर्जा या और कोई जो साधन हो सकते हैं, उस पर जो काम होना चाहिए, उससे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है और जनसंख्या ये भी इसके साथ अगर जोड़ दें तो ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही पॉइंट उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हमारी पहले पंचवर्षीय योजना बन रही थी, नीति आयोग का यह काम है कि वो देश भर में जरूरत और उत्पादन पर पूरा फोकस रखे। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है आने वाले दिनों में जब बिजली संकट, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था भी बिजली पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अगर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो उसकी मुख्य वजह यह है कि हमारे पास पावर की अवेलेबिलिटी है। अगर हम किसी भी राज्य में जाएंगे, जो राज्य सबसे बेहतर पावर की अवेलेबिलिटी उपलब्ध कराएगा, बड़ी इंडस्ट्री वहां जाएंगी। अभी मैं देख रहा हूं कि जो कोयले की जो संकट की बात आ रही थी, जिसमें अभी भी हमारे बीजेपी के जो अवधेश जी हैं वो थोड़ा सा इस बात पर काफी खफा हैं कि कुछ लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों में देखें तो आज की डेट में जो प्लानिंग होती है किसी भी, अगर पूरे देश में किसी राज्य में एक अच्छी बिजली की प्लानिंग है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, उस प्लानिंग को अडॉप्ट करना चाहिए अन्य राज्यों को भी। उसमें किसी तरह का ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि वो फला की सरकार है, फला की सरकार है। देश भर में बहुत सारे ऐसे हैं, राज्यों के बीच में कंपटीशन होता है इसी बात के लिए कि किसके यहाँ थर्मल पे ज्यादा काम हो रहा है, किसी के यहाँ पन बिजली पे ज्यादा काम हो रहा है। तो आज की डेट में जब हाइड्रो पे जहां जहां नदियां गुजर रही हैं, वहां पे हाइड्रो पे अगर अच्छा काम हो रहा है तो उस राज्य की तारीफ होनी चाहिए, और हाइड्रो का वहां पे मेरे ख्याल से परसेंटेज ज्यादा होगा बजाय थर्मल के। और अगर हम देखें गुजरात का इस समय अगर स्टॉक की बात करें तो गुजरात में 23% कोयला का स्टॉक इस समय है, जो मेरे ख्याल से देश में सभी राज्यों की अपेक्षा सबसे बेहतर है। तो उस पर जी आप देखिए 19% उत्तर प्रदेश में भी है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां सबसे ज्यादा मांग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उन पर ये बातें, ये चीजों पर गौर किया जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने के लिए
हर राज्य में एक ऐसा मॉनिटरिंग रूम होना चाहिए जो पब्लिक की बातों को भी बाकायदा सुने और उनकी जो फीडबैक आए उस पर अमल करे। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का पुनर्गठन किया था और उसमें 3 विभाग बनाए थे, एक उत्पादन का अलग, पारेषण का अलग और वितरण का अलग। और मुझे आज भी याद है जब वो उसका दोबारा से रिस्ट्रक्चर हुआ था, उस समय 50,000 करोड़ रुपए का घाटा था जिसको राइट ऑफ किया गया था। आज भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की स्थिति है, मुझे लगता नहीं है उससे बिजली विभाग में जो अंदर जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज भी वो 60 से 70 हजार करोड़ के घाटे में पहुंच चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में बताता हूं आपको कि सब नए शहरों में जहां जहां पुराने बिजली घर हैं वहां पे बिजली के जो उपकरण है वो बहुत पुराने हैं, खंबे हैं बहुत पुराने हैं। उससे क्या हो रहा है कि हमारा लाइन लॉस ज्यादा हो रहा है। लाइन लॉस को अगर सुधारना है तो हमें पूरा बिजली विभाग का रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। पता चला कि जो बिजली घरों में लोग कर्मचारी काम करते हैं वो मैन पावर उतनी नहीं है जितने की जरूरत है। पता चला कि स्किल्ड भी नहीं है और तो और भर्तियां नहीं हो रही हैं, खाली पड़ी है पोस्ट। तो जब हमें कोई स्ट्रक्चर चलाना है तो मैन पावर तो सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल, ये मैन पावर पे भी आएंगे, लेकिन आज तो विनोद जी बात खाली बिजली की करेंगे क्योंकि भर्तियां तो बहुत सारा, एक बहुत बड़ा सवाल है ये भर्तियों का। सारी जगह भर्तियों को लेकर आवाज उठती है। नरेंद्र सेठी जी, अगर आप देखें नरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बात को हम कर रहे हैं कि हाइड्रो जो पावर है, जो हाइड्रो के लिए जो पानी से बिजली बन रही है, उसे लेकर कुछ ही प्रदेश है जहां पर वो बन सकती है, लेकिन वहां पर एक बहुत बड़ा शब्द है जिसे लेकर बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और उस पर बात करते हुए भी कतराते हैं। उसका नाम है पर्यावरणविद। उसकी आड़ में क्या क्या ना हो जाए ये कम है। आप देखिए कि एक तरफ तो देश के अंदर मांग हो रही है कि भाई किसी भी तरीके से कार्य हो, और अगर हम उत्तराखंड की ही बात ले लें, उत्तराखंड है, हिमाचल है, और भी हमारे 3-4 ऐसे प्रदेश है जहां पर ये सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वहां पर हम हल्ला रोज मचाएंगे कि पावर नहीं है, बिजली नहीं है, धरना देंगे, घोटाले हो गए, चोरी हो गई, लेकिन वहां ये नहीं कहेंगे कि भाई पावर नहीं है, सौर ऊर्जा वहां लग नहीं सकती, जंगल चारों तरफ है, जो लग सकती है उस पर आपका झगड़ा है। तो समाधान कैसे निकले? नरेंद्र सेठी जी, इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने संजय जी बिल्कुल सही कहा। जहां पे हाइड्रो की उपयोगिता हो सकती है वहां पे भरपूर की जानी चाहिए, और वहां पे किसी भी तरीके की राजनीति जो है उसको सेकंड प्रेफरेंस में रखना चाहिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में लचीला रुख अपनाया है। जो वन अधिनियम है उसको भी सरकार ने काफ़ी हद तक उसमें शिथिलता लाने की कोशिश की है, और उससे नई सड़कें भी बनी हैं और पावर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी मिली है बहुत सारे। ये अब बहाना इसलिए नहीं चल सकता। और दूसरा, जैसे अभी हमारे भाजपा के अवधेश जी जैसे बता रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, उनकी अपनी बात कहना अपनी जगह जायज़ है, लेकिन एक तर्क तो ये नहीं समझ आता कि जब 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो फिर केंद्र और राज्य में तारतम्य ना होने की तो बात ही नहीं कही जा सकती। दोनों जगह डबल इंजन की जहां सरकार है तो वहां तो सुचारू रूप से निर्बाध बिजली बिल्कुल उपलब्ध होनी चाहिए, और बिजली की उपलब्धता भी होनी चाहिए, और आपस में जो कोई किसी तरीके का उनका संवाद है उसमें भी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। अब हम सीधा जल हाइड्रो वाली बिजली के ऊपर बात करते हैं। हिमाचल की तर्ज पर, हिमाचल उत्तराखंड से काफी पहले बन गया, लेकिन आज भी वहां की राजनीति वहां के विकास में प्रभावित नहीं हुई, वहां विकास पे उसका असर नहीं पड़ा। यहां उत्तराखंड कुछ इस तरीके का ग्रहण सा लगा है कि जैसे जैसे राजनीति प्रभावित हुई उसी तरीके से यहां पे उद्योग भी प्रभावित हुए, बिजली भी प्रभावित हुई। और जबकि ये पर्यटन प्रदेश है उत्तराखंड, और पर्यटन प्रदेश में 2 ही चीजें मूलभूत से देखी जाती हैं। एक तो पर्यटकों के लिए उनको ठहरने की, आवागमन की व्यवस्था, और दूसरी वहां पे 24 घंटे बिजली और पानी। और अगर उसमें ही प्रदेश आज की स्थिति में रोज 13 करोड़ रुपए की बिजली खरीद रहा है, तो आप सोचिए कि हम ऊर्जा प्रदेश तो सिर्फ नाम के हैं ना। अभी हम जब बिजली बेचने की स्थिति में हैं, हमारे पास जल विद्युत परियोजनाओं का भंडार है,
और वहां पे सिर्फ कुप्रबंधन की वजह से या स्थानीय मुद्दों की वजह से उनका संचालन सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा, तो उसको लाना सरकार का काम है। नरेंद्र सेठी जी, उसमें एक विपक्ष की भी भूमिका रहती है ना सरकार। जो नरेंद्र जी, विपक्ष भी वहां पर उस स्थिति में आ जाता है कि अगर कुछ आवाज उठ जाए तो वहां पर वो सारे जने उसके लिए आने वाला भविष्य उत्तराखंड का क्या होगा, फिर उसकी चिंता नहीं है, फिर वहां पर अपनी राजनीति की चिंता हो जाती है। जी, राजनीति में संजय जी मैं मानता हूं कि लेकिन विपक्ष ने कभी जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई सदन में किसी तरीके की रुकावट नहीं डाली, और विपक्ष तो पहले पिछले वाले सदन में केवल 11 की संख्या में था और इस बार वो 20 की संख्या में है। तो 47 तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, करने के लिए कुछ करना हो तो उसके लिए सब चीज संभव है। हम आज 2 चुनौतियों को सामने सामने देख रहे हैं। एक, 4 धाम यात्रा, जो पूरे देश से कोने कोने से यहां पे श्रद्धालु पहुंचेंगे और वो क्या छवि लेके जाएंगे, उनको क्या सहूलत चाहिए, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो जीवन काल में अपने नरेंद्र जी, एक चीज है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र जी, छोटे छोटी जो परियोजनाएं हैं उन पर ध्यान देना होगा। उत्तराखंड जैसी जगह 2-2 मेगावाट, 5-5 मेगावाट इस तरीके की, और उनको वो जो पर्यावरणविद है उनसे भी मुक्त रखना होगा। ये भी तो एक सवाल है। जी नरेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। जैसे बस्तियों में संजय जी, जैसे बस्तियों में, हाँ, जैसे बस्तियों में वो खूंटा डाल के बिजली चोरी करते हैं ना, ऐसे हमारे प्रदेश में जो राजनेता है ना, एक दूसरे की टांग पे खूंटा डाल के उनको काम नहीं करने देते। अगर ये इनको स्वच्छंद रूप से काम करने दे तो मुझे लगता है बिजली की जो उत्पादकता है वो इतनी बढ़ जाए कि हम दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचनी शुरू कर देंगे। नहीं, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर इंदुकांत जी, आपसे ही ले लेते हैं क्योंकि मैं फिर राकेश जी के पास जाऊंगा और बहुत समय भी की बाध्यता भी है। अगर आप देखें जो वैकल्पिक ऊर्जा जिसकी बात हो रही है, पूरे देश में ये बात चल रही है, तो ऐसे में सौर ऊर्जा एक बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है। और सौर ऊर्जा क्योंकि धूप से बिजली है, और भारत में, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो धूप की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रदेश सरकारें हैं उसे लेकर उस तरीके से चिंतित नहीं दिखती। कहीं ना कहीं जो थर्मल पर हमारी जिस तरीके से बातें हो रही हैं, 70% निर्भरता हमारी थर्मल पर है, अगर ये कम हो तो इसके विकल्प है उन पर काम होना चाहिए। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जी संजय जी, देखिए 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की बात है, इसमें एक बड़ा काम हुआ था। मैं 5 साल जम्मू कश्मीर में था, वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा थे जी। 3 मिनट में अपनी बात रखिएगा। जी, उन्होंने कहा था कि माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे कहीं कोई पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, और इस पे काफी रिसर्च भी हुआ था उत्तराखंड के कुछ जगहों पे। तो उन्होंने कहा था कि माइक्रो पावर प्रोजेक्ट्स, जो धारा बहती है तमाम पहाड़ी नदियों की या स्रोतों की, उस पे लगा करके हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और पावर जनरेट कर सकते हैं। उन्होंने कुछ जगहों पे अपनी इनिशिएटिव पे काम जेएनके में करवाया भी था। और उसी तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि झारखंड जैसे स्टेट में तमाम जगहों पे सोलर पैनल्स लगाए गए, खासतौर से देवघर में, जहां पे आपके बाबा धाम इसके पास में कई किलोमीटर में लगाए गए। लेकिन इस पे कोई, जो आपने कहा कि फोकस नहीं है स्टेट गवर्नमेंट्स का कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को जितना विकसित किया जा सकता है किया जाए। इसके चलते पूरी डिपेंडेंस मोस्टली थर्मल पावर पे है। और थर्मल पावर पे मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि तमाम लोग बात कर रहे थे, और अभी अवधेश जी भी जो बात कर रहे थे भाजपा से, देखिए अवधेश जी को ये जरूर सोचना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर असम में थे, उन्होंने डबल इंजन की बात फिर से की है, लेकिन आपका जम्मू कश्मीर में तो डबल इंजन की सरकार है, और कितने दिनों से है। पहले महबूबा मुफ्ती के साथ था, और अभी तो वहां पे गवर्नर रूल और अभी एलजी रूल है। वहां पे जम्मू में जिस तरह से बिजली की कटौती हो रही है उपाध्याय जी, वो मतलब ऐतिहासिक है। 11 घंटे 12 घंटे, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और कोयले की जहां तक बात है, मैं बताना चाहूंगा संजय जी, कोयला बड़े पैमाने पर स्टॉक नहीं किया जाता है। बहुत से लोगों को इसका आइडिया नहीं है। कोल इंडिया के अधिकारियों से मेरी कई बार बात हुई इस मुद्दे पर। कोयला बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर जब इकट्ठा किया जाता है तो उसमें आग लग जाती है ऑक्सीडाइजेशन के प्रोसेस से। इसलिए उसका एक सिस्टम है, एक चेन है कि इतनी रिक्वायर्ड है, इतना पहुंचाया जाए और इतना चलता रहे, सिस्टम चलते रहना चाहिए। तो जो अवधेश जी कह रहे थे कि बहुत से लोग ये फैलाते हैं कि कोयला कम हो गया, 3 दिन का है, 10 दिन का, लेकिन कोयले के कारण देश में कहीं कभी भी पावर सप्लाई स्नैप हुई हो, ये नहीं है रिकॉर्ड पे। तो इसलिए इसके भ्रम में न जा करके स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑर्डिनेशन जरूरी है, और
ये भ्रम दूर करके डबल इंजन की सरकारों में भी, जो सही कहा अभी हमारे साथी ने, कि जहां पे भाजपा की सरकार राज्य की भी है और केंद्र की भी है, वहां पावर क्राइसिस क्यों है, इस पे चिंतन की भी आवश्यकता है। चिंतन जी, अवधेश जी बोलिए, जवाब दीजिए और जल्दी से, क्योंकि फिर मैं राकेश जी से एक निष्कर्ष लूंगा। जी जी, मैं इनकी बात भी सुनी, अभी जो दीक्षित जी ने बोला, सबसे पहले आपने शर्मा जी ने बोला था, विनोद शर्मा जी ने, कि मैं खपा हूं। मैं खपा किसी से नहीं हूं। देखिए, जो पैनिक फैलाते हैं वो सबके लिए दुखदायी होते हैं, मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए भी दुखदायी नहीं, आप खपा नहीं, आप चिंतित हैं। हाँ, आप खपा नहीं, चिंतित हैं। नहीं, विनोद शर्मा जी ने ये कहा था कि अवधेश जी लगता है खफा है। खफाई बात नहीं है। देखिए, जो पैनिक फैलाता है उससे दुनिया खफा रहती है। बात रही जो तालमेल की, तो देखिए, जहां भाजपा की सरकार है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री खुद आगे बढ़कर इस समस्या का समाधान करने में लगे हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं? वहां के तो खाली पैनिक फैला रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। दिल्ली सरकार एक समय केजरीवाल साहब की, दिल्ली में, वहां पर 3-4 महीने से बिजली कंपनियों के पैसे नहीं दिए गए हैं। और ये बात बिजली कंपनियों ने 3 महीने पहले कह दिया था कि हमारे जो बैलेंस पड़ा हुआ है, बैलेंस वापस कर, बैलेंस दे दीजिए, ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो। लेकिन उनके कान पे कोई जीरी नहीं रेंगती। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं, कई राज्य हैं। तो देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार, डबल इंजन की सरकार है, वहां बिल्कुल, वहां के तो मुख्यमंत्री खुद सामने आ रहे हैं। और रही बात जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां के लोगों को भी केंद्र सरकार बिजली देगी, उनको अंधेरे में नहीं रखेगी। जी, बिजली मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, कोई अंधेरे में नहीं रहेगा। जी चलिए, बिल्कुल, और रहना भी नहीं चाहिए। अवधेश जी, ये बात तो आपने लगातार बोलकर इस बात को जता दिया कि कोई दिक्कत नहीं है और सारी चीजें स्मूथ चल रही है। सही है। राकेश जी, अगर हम देखें, इसमें एक और अहम पहलू है, क्योंकि बात दिल्ली की भी हुई है, उर्जंगे की भी है, यूपी भी है, पूरे देश में है, फाइनेंस, पैसा। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, जो उपभोक्ता है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई, अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसका पैसा भी समय से दें। और उसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विभाग है, देखिए, जो आम उपभोक्ता है वो तो मतलब लगभग 80% लोग देते हैं, समय से पैसे देते हैं। 20% होंगे जो शायद थोड़ा बहुत डिले करते हैं। लेकिन बॉस, यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकारी विभाग हैं उनकी जरा स्थितियां क्या है, हर प्रदेश के अंदर देखिए जरा, तो वो संकट भी तो एक संकट है। तो उसको लेकर और वास्तव में जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसे लेकर जो बात होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? पूरा निष्कर्ष आपसे ले लेते हैं। जी जी संजय जी, आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि हमें सबसे पहले जो सरकारी अधिकारियों के और खासकर सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे एक, हालांकि एक परंपरा होनी चाहिए और हमारी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम वहाँ बिजली का दुरुपयोग रोकें। लेकिन यदि नहीं रुकता है तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि सरकारी कर्मचारी जहाँ रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, खासकर जो आपके मेट्रो शहर हैं, वहाँ छोटे शहरों में भी जो जिला स्तर के बड़े बड़े ऑफिस हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे कि कूलर चलता रहता है। दिन में विंडो से प्रकाश आने के बाद भी आप देखेंगे कि वहाँ की ट्यूबलाइट जलती रहती है, जबकि ट्यूबलाइट का विकल्प भी आ चुका है। तो हमें इस पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों ने इस पे बहुत सारा ध्यान दिया है। और एलईडी व्यवस्था पर भी जोर देना होगा, क्योंकि पुराने आज तक भी स्ट्रीट लाइट जो है वो ऐसी लगी है कि उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन वो लगी है, बदलने वाला कोई नहीं है उन्हें। प्राइवेट सेक्टर में आप देखिए तो वहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था की गई कि एलईडी लाइट लगी हुई है, वहाँ पे एसी एक टाइमर लगा दिया गया है कि इतनी देर तक चलेगी, उसके बाद वो एसी अपने आप बंद हो जाएगा। हमें लगता है इस तरह की व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है और उस व्यवस्था के तहत ही हम बिजली की एक बड़ी बचत कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जहाँ उपयोग है, जहाँ आवश्यकता है, वहाँ बिजली खर्च होनी चाहिए, लेकिन ये देश ये कह रहा है कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रहे हैं और हम बहुत सारे आधुनिक इलेक्ट्रिक उपकरणों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारत सरकार के मन में ये विश्वास है कि सरकार कहीं ना कहीं से बिजली उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ेगी और इतना भंडारण करेगी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को आमंत्रित कर रही है वैकल्पिक ईंधन की जगह पे। तो हम इस बात को लेकर तो निश्चिंत हो सकते हैं कि इस देश में
बिजली का ऐसा संकट आने वाला नहीं है कि पूरा भारत कालामय हो पर जाए। राकेश जी, सौर ऊर्जा पर थोड़ा ज्यादा काम करना होगा। कुछ इस तरीके की बातें पूरे विश्व में हो रही है और भारत तो इसके लिए एक उदाहरण पेश कर सकता है। नहीं संजय जी, सौर ऊर्जा को लेके मैं बताना चाहूंगा कि एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है आपके रीवा में लगा हुआ है, और रीवा का जो सौर ऊर्जा प्लांट है उसी से दिल्ली की मेट्रो चल रही है, और रीवा में उत्पादित होने वाली बिजली कई राज्यों में सप्लाई होती है। आपका जहां उत्तराखंड की आप बात करते हैं, उत्तराखंड में आपके दोनों विकल्प बड़े अच्छे हो सकते हैं। एक तो विंड का भी बहुत अच्छा विकल्प वहां हो सकता है बिजली उत्पादन का, और सोलर का भी हो सकता है। उसके लिए आपको पहाड़ में जाने की जरूरत नहीं है। पहाड़ी के बीच में जो समतल जगह होती है वो निश्चित तौर पर फॉरेस्ट की जमीन होती है या राजस्व विभाग की होती है। आप वहां सोलर का पैनल लगा सकते हैं और सोलर का पैनल लगा के आप वहां बिजली उत्पादित कर सकते हैं। यदि आप खेत में सोलर पंप चला सकते हैं घनी बस्तियों वाली जगहों पे, तो क्या उत्तराखंड की पहाड़ी इलाके पे आप सोलर उत्पादन नहीं कर सकते? वहां हवा चलती है, क्या आप विंड से बिजली उत्पादन नहीं कर सकते? तो पहाड़ी राज्यों के लिए खास तौर पर सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को एक बढ़िया सी योजना बना के चलनी चाहिए कि जिससे वो राज्य आत्मनिर्भर हो और उन राज्यों को भी आपूर्ति कर सके जहां बिजली उत्पादन की स्थितियां बेहतर नहीं है। संजय जी, राकेश जी, जैसे राजस्थान है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, वहां सौर ऊर्जा को लेकर बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम दिखते नहीं है। फिर कहते हैं बिजली की मांग पूरी नहीं हो पा रही, बिजली नहीं आ रही है। राजस्थान तो आपके सौर ऊर्जा के लिए और विंड के लिए तो हमें लगता है कि एक मॉडल तैयार हो सकता है। राजस्थान में जितना बढ़िया रेगिस्तान का इलाका है वहां तो आप विंड का अच्छा खासा उत्पादन कर सकते हैं। सोलर के लिए भी आपके पास पर्याप्त जगह खाली पड़ा हुआ है जहां आप गर्मी के सीजन में अथाह वहां पे ऊर्जा उत्पादित होती है और आप वहां संग्रहित कर सकते हैं। बिजली तो आजकल रखी भी जा सकती नहीं तो है। ये कमी किसकी राकेश जी? ये तो हो सकता है, सबको पता है, कमी किसकी आखिर? इसमें कहीं ना कहीं तो सरकारों को देखना होगा। उंगलियां तो फिर सरकारों के ऊपर उठेगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई तो पहल करेगा। आपने जो एक बात शुरू में कही कि इस पावर की बजाय उस पावर पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, मुझे लगता है इसी वजह से इस पावर जो बिजली पावर है उसकी तरफ राज्य सरकारें कम ध्यान दे रही हैं और उस पावर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रही हैं कि कुर्सी का पावर रहना चाहिए, बिजली का पावर तो हम कहीं से भी खरीद लेंगे। इसलिए वो आत्मनिर्भर कुर्सी के लिए, राजनीति की आत्मनिर्भरता के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। संजय जी, नहीं, चलिए बिजली तो सभी को चाहिए और बिजली मिलनी भी चाहिए, लेकिन बिजली के विकल्पों पर भी बात होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने अपना समय में दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली को लेकर चारों ओर बात हो रही है, भीषण गर्मी भी है और गर्मी में मांग बढ़ भी जाती है। लेकिन अगर आप देखें इस गर्मी के अंदर हर बार इस तरीके की गर्मी आती है, लेकिन इस गर्मी के अंदर लोगों को सोचना चाहिए कि बिजली का जो उत्पादन है वो कैसे बढ़े, और उसके लिए कहीं ना कहीं लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए कि जो और वैकल्पिक जो ऊर्जा है, जो और साधन हो सकते हैं, चाहे उपन बिजली के हो या सौर ऊर्जा के, यहाँ तक कि घरों के ऊपर भी सौर ऊर्जा का काम हो सकता है। उसके लिए सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए कि बिजली केवल कोयले की निर्भरता पर नहीं रहनी चाहिए। इस चर्चा के खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।